ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। आदित्य के इस तरह से पूछने पर काव्या उसे हैरानी से देखती है। आदित्य अब भी काव्या को एक डर के भाव से देख रहा था। अचानक ही काव्या आदित्य को धक्का देकर कहती है, आपका दिमाग खराब है, ये आप मुझसे कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं? मैं और फिर से प्रेग्नेंट, आप पागल हो गए हैं। आदित्य काव्या के धक्का देने से थोड़ा पीछे हो जाता है। काव्या के ऐसे जवाब से आदित्य फिर एक बार पूछता है, तो तुम रो क्यों रही हो, वो भी सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए? काव्या जल्दी से उठकर अपनी कमर पर हाथ रखे बोलती है, पानी पूरी खाने का मन किया तो इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना बोलते ही काव्या आदित्य को घूरने लगती है। वहीं अव्यान आदित्य और काव्या को टुकुर टुकुर देख रहा था। आदित्य अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, फर्स्ट टाइम जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी तो सबसे पहले तुम्हें पानी पूरी की ही क्रेविंग हो रही थी और तुम उसके लिए पूरी रात रोई थी, इसीलिए मुझे लगा शायद। आदित्य इतना बोलते ही चुप हो जाता है। काव्या आदित्य की गोद में तुरंत बैठकर अचानक से रोते हुए कहती है, मुझे अभी पानी पूरी खाने का बहुत मन था, पर मेरा पेट भर चुका था, मैं खा नहीं पाई। 7-8 महीने हो गए मैंने पानी पूरी नहीं खाई, मुझे अभी पानी पूरी खानी है। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और काव्या के झूठे आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, अयान तुम्हें देख रहा है वाइफी। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो सिर घुमाकर देखती है और एकदम से बोलती है, ये अभी तक सोया नहीं? आदित्य नाव में सिर हिला देता है तो काव्या सब कुछ भूलकर आदित्य की गोद से उठकर अव्यान के पास लेट जाती है। काव्या अव्यान के हाथ को पकड़कर कहती है, क्या हुआ अयान, आपको भूख लगी है? अव्यान एकदम चुप रहता है तो काव्या समझ जाती है कि उसे कोई भूख नहीं लगी। आदित्य ने अब तक पानीपुरी ऑर्डर कर लिया था। कुछ वक्त में पानीपुरी आते ही काव्या जल्दी से उठकर खाने लगती है। 2 हफ्ते तक ट्रिप पर रहने के बाद अब सब सिंघानिया विला पहुंचते हैं। विला जाते ही उन्हें प्रियंश की शादी की खबर मिलती है। काव्या ये जानकर बहुत खुश होती है कि फाइनली प्रियंश को उसका लाइफ पार्टनर मिल गया। राठौर विला में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सगाई, हल्दी, संगीत, मेहंदी हर एक दिनों में हो जाती है। सारी रस्मों के खत्म होने के बाद आज शादी थी। शाम का वक्त हो चुका था। अनन्या दुल्हन के जोड़े में सजकर बेड पर बैठी हुई थी। उसके लिए ये सब कुछ बहुत अनजाना सा था, यहाँ तक कि वो इस घर के लोगों को अच्छे से जानती तक नहीं थी। पर अब तक नीलिमा और प्रीत के साथ थोड़ी घुल-मिल सी गई थी। नीलिमा अंदर आकर दरवाजे को बंद किए अनन्या के पास बैठ जाती हैं और उसके हाथों को थामे कहती हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैंने आपकी मर्जी पूछे बगैर आपकी शादी अपने बेटे से तय कर दी, पर मैं क्या करती, मैं बेबस हूँ। मेरा प्रिंस जिससे प्यार करता है वो शादीशुदा है और मैं उन्हें अकेले यूँ तड़पते हुए नहीं देख सकती। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनन्या तुरंत कहती है, नहीं आंटी, आप माफ़ी मत मांगिए। पापा के जाने के बाद दादाजी ने मेरा इतना ख्याल रखा और अब जब वो नहीं है तो हमें इतना अच्छा परिवार दिया, इसके बदले मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अनन्या की बात सुनकर नीलिमा दर्द में ही मुस्कुरा उठती हैं। फिर अनन्या के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, हमेशा खुश रहिए और हो सके तो प्रिंस को अपनाने की कोशिश करिएगा। उन्होंने तो इनकार कर दिया, पर आप चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनन्या इस पर चुप ही रह जाती है। 4 रस्में खत्म होने के बाद भी प्रिंस ने बात तो दूर, एक नज़र तक अनन्या को सिर उठाकर भी नहीं देखा था। अनन्या ये अच्छे से समझ सकती थी कि प्रिंस के दिल का हाल क्या है और घर वालों का दर्द भी। नीलिमा के जाने के कुछ देर बाद प्रीत कुछ लड़कियों के साथ अंदर आती है और अनन्या को देखकर कहती है, चलो अनन्या, मुहूर्त का समय हो गया। ये सुनकर पता नहीं क्यों पर अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है। नीचे हॉल में मंडप बनाया गया था। प्रियंश दूल्हे की तरह सजा हुआ मंडप में बिना भाव के बैठा था। काव्या प्रियंश को देखकर आदित्य का हाथ पकड़कर कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपको याद है ना, हमारी शादी भी बिल्कुल इसी तरह से हुई थी, जिस वक्त आपके चेहरे और मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, पर अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी खुश नहीं रह सकते। इतना बोलते ही काव्या आदित्य के कंधे पर सिर रख लेती है। काव्या धीरे से कहती है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि प्रिंस, तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ो और अनन्या को अपनी पत्नी स्वीकार करो। आदित्य काव्या को एक नज़र देखता है, फिर प्रियंश की ओर देखने लगता है।
अब तक सब लोग दूल्हे को ही देख रहे थे कि तभी पायल की आवाज़ से सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई दुल्हन पर पड़ती है। अनन्या दुल्हन के रूप में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नज़र उसी पर ठहर गई, पर प्रियंश वैसा का वैसा ही सिर झुकाए बैठा रहा। प्रीत अनन्या को ले जाकर प्रियंश के पास बैठाती है, फिर खुद जाकर प्रियंश के पास खड़ी हो जाती है। दुल्हन के बैठते ही पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते हैं। पूरे हॉल में मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठा। कन्यादान के लिए नीलिमा ही आगे आती हैं, अनन्या की माँ बनकर। पंडित जी कुछ देर तक मंत्रों को बोलने के बाद कहते हैं, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये सुनते ही अनन्या प्रियंश को देखने लगती है। प्रियंश बिना भाव के तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। अनन्या भी अब खड़ी हो जाती है। वचनों को देते हुए दोनों फेरे लेने लगते हैं। आखिर 7 फेरों के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी प्रियंश की ओर मंगलसूत्र और सिंदूर बढ़ाकर कहते हैं, कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। प्रियंश कुछ पल मंगलसूत्र को देखते हुए उठाकर अनन्या को बिना देखे उसे मंगलसूत्र पहनाने लगता है। इस वक्त प्रियंश का चेहरा अनन्या के बहुत करीब था। भले ही प्रियंश अनन्या को नहीं देख रहा था, लेकिन अनन्या एकटक प्रियंश के चेहरे को देख रही थी। प्रियंश के इतने करीब होने से अनन्या की धड़कन भी जोरों से धड़कने लगती है। प्रियंश मंगलसूत्र पहनाकर पीछे हो जाता है। इसके बाद ही पंडित जी फिर से कहते हैं, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। प्रियंश सिंदूर लेकर अनन्या की मांग में भर देता है। अनन्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और कुछ सिंदूर के कण उसकी नाक पर गिर जाते हैं। शादी खत्म होते ही प्रियंश और अनन्या सभी बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। करीब 1 घंटे बाद पूरा हॉल खाली हो जाता है। सारे गेस्ट चले जाते हैं। प्रीत अनन्या को प्रियंश के कमरे में छोड़कर खुद नीचे आ जाती है और वो भी अर्जुन के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। अब तक प्रीत का 6वां महीना चल रहा था। वो अपने भाई की शादी के सारे कामों को खुद देख रही थी। इतनी थकान के बाद प्रीत अब थककर सीधे सो जाती है। वहीं अर्जुन बहुत प्यार से प्रीत के माथे को सहलाता हुआ किस कर लेता है। आज दोनों राठौर विला में ही रुकने वाले थे। अनन्या प्रियंश के कमरे को बहुत गौर से देख रही थी। उसे इस घर में आए हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन उसने आज तक अपने कमरे के सिवाय कोई कमरा नहीं देखा था। प्रियंश के कमरे का थीम डार्क था। बेड के ऊपर दीवार पर प्रियंश के साथ उसके पूरे परिवार की फ़ोटोज़ थी। अनन्या की नज़र अब टेबल पर जाती है जहाँ काव्या की तस्वीर थी। उस तस्वीर में काव्या मुस्कुरा रही थी। अनन्या कदम बढ़ाते हुए काव्या के फ़ोटो के पास जाकर उसे उठाकर देखने लगती है, फिर काव्या की तस्वीर को छूने लगती है। अनन्या और काव्या ने भी एक दूसरे से बात की थी। काव्या का बिहेवियर अनन्या को बहुत पसंद आया, क्योंकि काव्या हर किसी से फ्रेंडली बात करती थी और प्रीत ने प्रियंश और काव्या के बारे में भी बता दिया था। काफ़ी देर बाद अनन्या फ़ोटो को उसी टेबल पर आराम से रखकर बेड पर बैठ जाती है। प्रियंश इधर एक कमरे में दीप के साथ मौजूद था। प्रियंश शराब पर शराब बस पीते ही जा रहा था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से वो पूरी तरह से भर चुका था। वहीं दीप उसे बस देख रहा था। कुछ देर तक गंभीरता से देखने के बाद वो कहता है, यार आंटी ने जो किया उसमें गलती क्या है। हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा जीवन साथी देना चाहते हैं जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहे। और तू एक बार भाभी को देख तो ले, एकदम मासूम सा चेहरा है उनका। मैंने तो उनसे बात भी कर ली, पता है उनकी आवाज़ बहुत मीठी है। दीप की बात सुनकर प्रियंश गुस्से से बोतल को फेंक देता है और कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसी दिखती है, कैसी आवाज़ है। मेरे दिल में सिर्फ काव्या है और वही रहेगी। इतना बोलते ही प्रियंश फिर से एक बोतल उठाकर ड्रिंक करने लगता है। दीप उसे बस देखता रहता है। रात के करीब 1 बजे अनन्या प्रियंश का इंतज़ार करते करते बैठे बैठे ही सो चुकी थी। अनन्या सोई ही थी कि अचानक धड़ाम की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अनन्या हड़बड़ाहट में उठ जाती है तो देखती है कि प्रियंश लड़खड़ाता हुआ दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पा रहा था। अनन्या प्रियंश की हालत देख जल्दी से बेड से उठकर उसके पास जाती है और प्रियंश को पकड़कर कहती है, आप छोड़िए, मैं कर लूँगी। प्रियंश अपनी नशीली लाल आंखों से अनन्या को देखने लगता है। अनन्या तुरंत नज़रें झुका लेती है। कुछ पल अनन्या को देखते रहने के बाद प्रियंश लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है। अनन्या जल्दी से दरवाजे को लॉक करके प्रियंश को सहारा देते हुए बेड की तरफ ले जाती है। अनन्या प्रियंश को बेड पर लिटाती है। तभी अचानक उसके पैर का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि प्रियंश बहुत ज़्यादा भारी था। बैलेंस बिगड़ने से अनन्या सीधे प्रियंश के ऊपर गिर जाती है। प्रियंश के ऊपर गिरते ही अनन्या उठने लगती है। तभी अचानक उसे अपनी कमर पर प्रियंश का हाथ महसूस होता है। अनन्या सेहट सी उठती है। वो कुछ पल आंखें बंद कर लेती है।
प्रियंश अनन्या के चेहरे को अपनी नशीली आंखों से देखने लगता है। वो अपना एक हाथ बढ़ाकर अनन्या की गर्दन से होते हुए गाल पर लेकर जाता है। अनन्या ने सारी ज्वेलरी पहले ही निकाल रखी थी। प्रियंश के हाथों को महसूस करते हुए अनन्या सिहरती जा रही थी। प्रियंश अनन्या के चेहरे को एकटक देखते हुए कहता है, तुम मेरे प्यार की जगह कभी नहीं ले सकती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रियंश इसके बाद से एक भी बात बड़बड़ाने लगता है। मैं सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ काव्या है। इतना बोलते ही प्रियंश की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका अनन्या के गाल पर से हाथ रखा हुआ हट जाता है। अनन्या प्रियंश के बेचैन भरे चेहरे को देखती रहती है। फिर धीरे से प्रियंश के हाथ को अपनी कमर से हटाकर प्रियंश के ऊपर से हट जाती है। वो धीरे से प्रियंश के पैरों से जूता निकालकर उसके पैर को बेड के ऊपर रखती है और फिर कंबल से अच्छी तरह से कवर करती है। ये सब करते हुए अनन्या के चेहरे पर एक फिक्र भरी हुई थी। अनन्या अब बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट जाती है और एकटक प्रियंश को देखती रहती है। प्रियंश के चेहरे को देखते देखते अनन्या की आंख कब लग जाती है उसे पता तक नहीं चलता। सुबह प्रियंश की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। वो अपने सिर को पकड़े बेड से टिककर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। कुछ देर सिर को दबाते रहने के बाद प्रियंश धीरे से उठकर चलते हुए वॉशरूम की ओर जाने लगता है। प्रियंश ने रात को इतनी ज़्यादा पी थी कि अब भी उससे चला नहीं जा रहा था। वो अपने सिर को पकड़े खुद को संभाले वॉशरूम का दरवाज़ा पकड़ने ही वाला होता है कि अनन्या जो अंदर वॉशरूम में थी वो दरवाज़ा खोल देती है। दरवाजे के खुलने से प्रियंश खुद को संभाल नहीं पाता और सीधे अनन्या के ऊपर गिर जाता है। अनन्या जल्दी से प्रियंश को पकड़ लेती है। अनन्या का एक हाथ प्रियंश के सीने पर था और दूसरा उसकी पीठ पर। वहीं प्रियंश ने तो अनन्या को गले ही लगा लिया। प्रियंश खुद को संभाले अनन्या को देखता है। अनन्या अभी अभी नहाई थी। उसके बाल इस वक्त गीले थे। मांग में भरा सिंदूर हल्का हल्का दिख रहा था। उसका चेहरा बहुत मासूम सा लग रहा था और साथ ही खिला खिला भी लग रहा था। कुछ पल के लिए तो प्रियंश अनन्या के चेहरे में ही खो सा जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने अनन्या को नहीं देखा था। जितने भी रीति रिवाज हुए उसमें हर वक्त प्रियंश की नज़रें या तो झुकी हुई थीं या फिर कहीं और थीं। अनन्या भी प्रियंश को एकटक देख रही थी। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थीं। कुछ पल नज़रें यूं ही मिलते रहने के बाद अचानक प्रियंश अनन्या से दूर होकर उससे नज़रें फेर लेता है। ये देखकर अनन्या वॉशरूम से निकल जाती है। उसके निकलते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अनन्या पलटकर दरवाजे को देखती है, फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुखाती है। अनन्या ने इस वक्त रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी। वो हाथों में भरकर चूड़ियाँ पहनकर, मांग में सिंदूर भरे अच्छे से रेडी होकर फिर एक बार वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखती है, फिर कमरे से निकल जाती है। अनन्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में जाती है। अनन्या एक आवाज़ के साथ नीलिमा आगे बढ़ जाती हैं। अनन्या नीलिमा को देखते ही आगे बढ़कर उनके पैर छूती है। नीलिमा अनन्या के गाल पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमेशा खुश रहिए। अनन्या प्रीत के दादा दादी और शंकर जी के पैर छूती है। तीनों ही अनन्या को आशीर्वाद देते हैं। नीलिमा अनन्या को किचन में लेकर जाती हैं। किचन में मौजूद शेफ़ दोनों को ग्रीट करते हैं। नीलिमा अनन्या को देखकर कहती हैं, आज आपकी पहली रसोई है। वैसे तो सारा नाश्ता शेफ़ बना दिया है, आप मीठा बना लीजिए। अनन्या बस हाँ में सिर हिला देती है। नीलिमा फिर सोचते हुए कहती हैं, लेकिन आप क्या बनाएंगी? इस सवाल का जवाब तो अनन्या के पास भी नहीं था। वो असमंजस में नीलिमा को देखने लगती है। तभी प्रीत अंदर आते हुए कहती है, खीर बना लो, वैसे भी प्रिंस को बहुत पसंद है और मुझे खाने का भी मन है। इतना बोलते ही प्रीत किचन से स्नैक्स लेकर खाने लगती है। नीलिमा प्रीत को घूरते हुए कहती हैं, आपकी किचन में खाने की आदत अब तक नहीं छूटी। प्रीत खाते हुए कहती है, क्या करूँ माँ, ये जो आपकी होने वाली नातिन है ना, इसको सब्र ही नहीं होता। जहाँ कुछ देखती हूँ वही खाने का मन करता है। इसकी वजह से अर्जुन मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। इतना बोलते ही प्रीत मुंह बना लेती है। प्रीत को देख नीलिमा मुस्कुराने लगती हैं। फिर प्रीत से ध्यान हटाकर वो अनन्या को देखकर कहती हैं, ठीक है अनन्या, आप बनाइए, हमें कुछ काम है। आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो प्रीत से कह दीजिएगा। अनन्या हाँ बोलती है। नीलिमा वहाँ से चली जाती हैं। अनन्या अब खीर बनाने की तैयारी करती है। प्रीत किचन की स्लैब पर बैठी खाने में पूरी तरह से बिजी थी। अनन्या एक बाउल में खीर निकालकर फ्रिज में रखती है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वो फ्रिज से नींबू निकालकर नींबू पानी बनाती है और ट्रे में लेकर प्रीत से कहती है, दी मैं अभी आती हूँ। प्रीत हाँ में सिर हिला देती है। अनन्या किचन से निकल जाती है।
अनन्या कमरे के अंदर जाकर देखती है जहाँ प्रियंश रेडी होकर आईने के सामने खड़ा था और अपने एक हाथ से सिर को दबा रहा था। अनन्या आगे बढ़कर ट्रे प्रियंश के आगे रखकर कहती है, ये पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। प्रियंश आवाज़ सुनकर आंखें खोलकर अनन्या को देखता है, फिर नींबू पानी को देखता है, फिर एकदम से सपाट से कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते ही प्रियंश घड़ी उठाकर अपने हाथ में पहनता है। अनन्या बस खड़ी होकर प्रियंश को देखती रहती है। तभी प्रियंश का फ़ोन रिंग होता है तो प्रियंश कॉल रिसीव करके बालकनी की तरफ चला जाता है। अनन्या एक नज़र बालकनी की ओर देखती है। प्रियंश अब भी अपने सिर को दबाते हुए कॉल पर बात कर रहा था। ये देखकर अनन्या ट्रे को टेबल पर रखकर कमरे से निकल जाती है। प्रीत अपनी धुन में अब तक खाने में बिजी थी। तभी अर्जुन आकर प्रीत के पैरों के बीच खड़ा हो जाता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। प्रीत हैरानी से अर्जुन को देखकर कहती है, अर्जुन ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ये आपका कमरा नहीं है। बोलते हुए प्रीत अर्जुन को दूर करने लगती है। अर्जुन प्रीत के और करीब जाकर कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा कमरा है या क्या है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ जान। ऑफिस सुनकर प्रीत तुरंत कहती है, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। अर्जुन प्रीत के होठों को देखते हुए कहता है, फ़िलहाल तो मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा है। अर्जुन की बातों को समझ प्रीत तुरंत अर्जुन के मुंह पर हाथ रखकर उसके पीछे देखते हुए कहती है, अनन्या। नाम सुनते ही अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है जहां अनन्या सिर झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी। अर्जुन प्रीत से दूर हो जाता है। अर्जुन आगे बढ़कर कहता है, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अनन्या सिर झुकाए कहती है, जी वो मैं। उसके इतना बोलते ही प्रीत आगे आकर कहती है, अनन्या सब इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम जल्दी से खीर लेकर आओ। अनन्या हाँ में सिर हिला देती है तो प्रीत अर्जुन को घूरते हुए बाहर चली जाती है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अनन्या खीर लेकर बाहर चली जाती है। कमरे में प्रियंश कॉल कट करके अपने सिर को दबाते हुए फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, व्हाट द हेल, ये सिरदर्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? बोलते हुए प्रियंश बेड पर बैठ जाता है। वो पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी उसकी नज़र अनन्या के रखे हुए नींबू पानी पर पड़ती है। प्रियंश कुछ देर तक उसे देखते रहता है, फिर उठाकर पी लेता है। नींबू पानी पीते ही कुछ देर बाद प्रियंश का दर्द कम होने लगता है। वो बेड से उठकर कमरे से निकल जाता है। प्रियंश नीचे जाकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाता है। अनन्या सभी को नाश्ता सर्व कर रही थी। वैसे तो सब मना कर रहे थे पर अनन्या कहाँ मानने वाली थी। प्रियंश आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही अनन्या तुरंत प्लेट लगाकर नाश्ता सर्व करने लगती है। अनन्या सर्व करने के बाद साइड में खड़ी हो जाती है। नीलिमा उसे खड़ी हो देखकर बैठने का इशारा करते हुए कहती हैं, आप ही बैठिए अनन्या। अनन्या सिर हिलाकर प्रियंश के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। प्रियंश खीर खा रहा था। उसे खीर खाता देख प्रीत पूछती है, प्रिंस खीर कैसी बनी है? प्रियंश खाते हुए ही कहता है, माँ ने बनाई है तो अच्छी तो होगी ही ना दी, पर आज थोड़ी अलग लग रही है, सबसे बेस्ट। प्रिंस की बात सुनकर अनन्या को दिल से एक खुशी महसूस हो रही थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। प्रियंश नीलिमा को देखते हुए कहता है, माँ अब से आप जब भी बनाएंगी तो बिल्कुल ऐसी ही बनाइएगा। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये मैंने नहीं अनन्या ने बनाई है। ये सुनते ही प्रियंश जो खीर खा रहा था उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं। अनन्या भी ये देख पा रही थी। प्रियंश कुछ देर तक सोचता रहता है, फिर अचानक से खाना छोड़कर उठते हुए कहता है, माँ मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलते ही प्रियंश वहाँ से जाने लगता है। वहीं अनन्या जो अब तक खुश थी, प्रियंश के ऐसे जाने से उसे बहुत बुरा लगने लगता है। तभी नीलिमा प्रियंश को रोकते हुए, रुकिए प्रिंस। प्रियंश के चलते कदम रुक जाते हैं। नीलिमा अपनी जगह से उठकर प्रियंश के पास जाकर कहती हैं, हमने मंदिर में पूजा रखी है, आप अनन्या को साथ में लेकर जाइए। प्रियंश घड़ी को देखते हुए तुरंत बोलता है, माँ मुझे लेट हो रहा है, आप किसी ड्राइवर को बोल दीजिए। इतना बोलते ही वो जाने लगता है कि नीलिमा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, आप दोनों को साथ में पूजा करनी है, हमने मन्नत मांगी है। इतना बोलते ही नीलिमा प्रियंश के हाथ को छोड़ देती हैं। प्रियंश कुछ देर तक तो चुप रहता है, फिर बिना पीछे मुड़े कहता है, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो तेज़ कदमों से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद अनन्या बाहर जाती है और सीधे कार में जाकर बैठ जाती है। अनन्या के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। अनन्या प्रियंश को देखती है जो अपने फ़ोन में पूरी तरह से बिजी था। अनन्या प्रियंश से नज़रें हटाकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। मंदिर में दोनों पूजा करने के बाद जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें एक आवाज़ रोक लेती है, अनन्या, प्रिंस।
दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये काव्या थी। काव्या को देखते ही प्रियंश के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। काव्या की गोद में इस वक्त आव्या थी। काव्या के दोनों के पास जाकर पूछती है, दोनों यहाँ पूजा करने आए हैं? अनन्या कुछ बोलने को होती है कि तभी तुरंत प्रियंश कहता है, हाँ, माँ ने मन्नत मांगी थी तो आना पड़ा। काव्या अनन्या को देखती है, फिर प्रियंश को देखकर मुस्कुरा देती है। एक जगह खड़े होकर तीनों बात कर रहे थे, तभी आव्या रोने लगती है क्योंकि उसे एक जगह पर खड़ा रहना पसंद नहीं था। आव्या को रोते देख अनन्या कहती है, लाइए मैं इसे गोद में लेती हूँ। काव्या हाँ में सिर हिलाए आव्या को अनन्या की गोद में दे देती है। अनन्या आव्या को चुप कराते हुए दोनों से दूर चली जाती है। काव्या दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी, वहीं प्रियंश बस एकटक काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। काव्या मुस्कुराते हुए अचानक से प्रियंश को देखती है। प्रियंश को खुद को देखता पाकर काव्या की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो जाती है। काव्या प्रियंश को बुलाती है तो वो तुरंत होश में आता है। काव्या अनन्या को देखते हुए प्रियंश से कहती है, बचपन से दुखों के साए में जीती आई हैं, लेकिन हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रहती हैं। उनके दर्दों को बांटने की, सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए। बस एक बार अपने इस रिश्ते को मौका देकर देखिए प्रिंस। इतना बोलते ही काव्या प्रियंश को देखने लगती है। प्रियंश तुरंत काव्या से नजरें हटाकर कहता है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए काव्या, मैं इस रिश्ते को ना कभी चाहता था और ना कभी चाहूँगा। हमारा रिश्ता बस एक मजबूरी में बंधा रिश्ता है, पर कोई भी किसी को रिश्ता निभाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। काव्या लाचारी से प्रियंश को देखती है, फिर बात को पलटकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपको पता है, मैंने आपकी फ़ैन फॉलोइंग देखी, 20 मिलियंस है। ये देखकर मैं खुद आपकी फ़ैन बन गई। काव्या को बात पलटते देख प्रियंश मुंह बनाकर कहता है, आपके हस्बैंड से तो ज़्यादा नहीं है। इस जन्म में तो कभी आदित्य सिंघानिया को टक्कर नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर काव्या हंसने लगती है। इधर मॉल में श्रेष्ठा सपना और स्वरा के साथ शॉपिंग पर आई थी। ध्रुवंश और आरव को दोनों घर पर छोड़कर आ गए थे, क्योंकि विशाखा और मायावती की गोद में दोनों शांति से खेलते रहते हैं और अव्यान को तो अरुणी देवी संभालती थी। श्रेष्ठा सपना और स्वरा से कहती है, तुम दोनों शॉपिंग करते रहो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। सपना और स्वरा एक साथ बोलती हैं, ठीक है। श्रेष्ठा दोनों को बैग देकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद श्रेष्ठा वॉशरूम से बाहर निकलती है। श्रेष्ठा वहां से जा ही रही थी कि तभी कोई उसे एक कमरे में खींच लेता है और सीधे दीवार से सटाकर कसकर कमर से पकड़ लेता है। श्रेष्ठा छुअन को महसूस करते ही समझ जाती है कि ये ध्रुव नहीं है। कमरा अंधेरा होने की वजह से उसे कोई दिखता नहीं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। उसके इतना बोलते ही सामने वाले का हाथ श्रेष्ठा को अपनी गर्दन पर महसूस होता है। उसी के साथ सामने वाला बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी महबूबा। आवाज़ सुनते ही श्रेष्ठा एकदम से फ्रीज हो जाती है। तभी उसे अपने कान में उसकी सांसें महसूस होती हैं। वो श्रेष्ठा के कान में कहता है, इतनी जल्दी मेरी छुअन को भूल गई महबूबा। इतना बोलते ही वो श्रेष्ठा के कान पर किस करता है। श्रेष्ठा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आवाज़ सुनकर श्रेष्ठा धीरे से कहती है, दर्श। उसके इतना बोलते ही सामने वाले के हाथ अब श्रेष्ठा की कमर को सहलाने लगते हैं। श्रेष्ठा झट से आंखें खोल तुरंत उसे धक्का देती है। फिर उसके पेट पर मंच मारने को होती है कि दर्श तुरंत उसका हाथ पकड़कर घुमाते हुए पकड़ लेता है। श्रेष्ठा खुद को छुड़ाने लगती है। श्रेष्ठा की पीठ दर्श के सीने से सटी हुई थी। अचानक कमरे की लाइट जलती है और दर्श का चेहरा दिखता है। दर्श और कोई नहीं, मिस्टर बॉस ही था। दर्श ने श्रेष्ठा के हाथों को कसकर पकड़ रखा था। अब वो श्रेष्ठा की गर्दन पर किस करते हुए कहता है, आई रियली मिस यू माई फाइटर क्वीन। श्रेष्ठा जोर से उसके पैर पर मारती है, पर इससे दर्श को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार श्रेष्ठा की गर्दन पर किस कर रहा था। अचानक से श्रेष्ठा के मुंह से आह निकलती है, क्योंकि दर्श ने उसकी गर्दन पर बाइट कर लिया था। इतना करते ही वो श्रेष्ठा को अपनी ओर घुमाकर देखने लगता है। उसने श्रेष्ठा के दोनों हाथों को पीठ के पीछे लगाकर पकड़ा हुआ था। दर्श श्रेष्ठा के चेहरे को पकड़े उसकी आंखों में देखकर कहता है, कैसी हो महबूबा। श्रेष्ठा अपनी नीली आंखों से गुस्से से देखते हुए दांत भींचकर कहती है, अभी के अभी छोड़ो, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। दर्श मुस्कुराते हुए श्रेष्ठा के होठों को उंगली से सहलाते हुए कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को कोई ऐसी धमकी देता है। सच में मैंने तुम्हें बहुत याद किया, खासकर तुम्हारे इन होठों को। इतना बोलते ही वो श्रेष्ठा के होठों की ओर बढ़ने लगता है। श्रेष्ठा छटपटाते हुए चिल्लाती है, दूर रहो मुझसे। दर्श श्रेष्ठा की बात बिना सुने बस उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। दर्श श्रेष्ठा के होठों के बहुत करीब पहुंच जाता है।
दर्श श्रेष्ठा को किस कर पाता उससे पहले ही श्रेष्ठा अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सिर से उसके सिर पर मारती है। दर्द भरी आवाज़ के साथ दर्श श्रेष्ठा को छोड़कर पीछे हो जाता है। श्रेष्ठा बिना वक्त गवाए एक लात उसके सीने पर मारती है। दर्श 2 कदम पीछे हो जाता है और सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखने लगता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी तुम्हारी ताकत कम नहीं हुई। दर्श श्रेष्ठा की ओर बढ़ते हुए कहता है, लेकिन महबूबा, तुम मुझे किस क्यों नहीं करने दे रही? ये हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ी ही है। तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें कितनी बार किस किया है, और आज भी तुम्हारे इन रसीले होंठों को देखकर मुझे किस करने का मन कर रहा है। बस एक किस। मैं तुम्हारे हस्बैंड को नहीं बताऊंगा। श्रेष्ठा दर्श को आगे बढ़ता देख जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो दर्श शेखावत। अभी अगर तुमने एक भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दर्श की मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो जाती है। वो श्रेष्ठा की ओर बस कदम बढ़ाता जा रहा था। श्रेष्ठा इधर उधर देखने लगती है। वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर कमरे में कुछ भी नहीं था। दर्श श्रेष्ठा के पास जाकर तुरंत उसकी कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है और उसके हाथ पर अपनी उंगली फेरते हुए कहता है, माई क्वीन, यू नो वॉट, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी स्पेशल हो मेरे लिए। मैं यहाँ तुमसे पैचअप करने आया हूँ। ट्रस्ट मी, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मेरे पास आ जाओ महबूबा। श्रेष्ठा दांत भींचते हुए कहती है, पैचअप माई फुट, अगर फिर से मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूँगी। बोलते ही श्रेष्ठा दर्श को खुद से दूर करती है। दर्श कुछ बोलता तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल रिसीव करके कुछ वक्त बात करता है, फिर श्रेष्ठा से दूर जाते हुए कहता है, ओके माई फाइटर क्वीन, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा, और इस बार जब आऊँगा तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना कर ले जाऊँगा। हम दोनों का प्यार फिर एक बार जागेगा, जो मेरी वजह से ख़त्म हुआ था। आई जस्ट लव यू। इतना बोलते हुए दर्श चला जाता है। श्रेष्ठा का शरीर एकदम से ढीला पड़ जाता है। वो दीवार से टिककर खड़ी हो जाती है। रात के वक्त सिंघानिया विला में ध्रुवंश श्रेष्ठा की गोद में था और वो दूध पी रहा था। श्रेष्ठा किसी सोच में पूरी तरह से गुम थी। ध्रुव दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। श्रेष्ठा के पास बैठकर झुककर ध्रुवंश के माथे पर किस करता है। उसके ये करते ही श्रेष्ठा होश में आती है। श्रेष्ठा ध्रुवंश को देखती है, जो अब दूध पीना छोड़कर उसकी गोद में खेल रहा था। श्रेष्ठा अपनी नाइटी के बटन लगाते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव अपना ब्लेजर उतारते हुए कहता है, आई एम वेरी टायर्ड बेबी। श्रेष्ठा ध्रुवंश को बेड पर लिटाकर ग्लास में पानी डालकर ध्रुव के सामने कर देती है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथ से पानी लेकर तुरंत खींचकर गोद में बिठा देता है। ध्रुव श्रेष्ठा को देखते हुए पानी पीता है, फिर ग्लास टेबल पर रखकर श्रेष्ठा के होंठों पर हल्की किस करके कहता है, आई रियली मिस यू बेबी। इतना कहते ही ध्रुव की नज़र अचानक श्रेष्ठा की गर्दन पर जाती है, जिस पर दर्श के बाइट मार्क दिख रहे थे। ध्रुव श्रेष्ठा के बालों को हटाते हुए देखकर कहता है, ये लव बाइट। इतना बोलते ही ध्रुव का चेहरा सर्द हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने आज श्रेष्ठा को गर्दन पर लव बाइट नहीं दिया था और ये बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। श्रेष्ठा एक पल के लिए डर जाती है। उसे तो इसके बारे में याद ही नहीं था। ध्रुव सर्द नज़रों से श्रेष्ठा की आंखों में देखकर कहता है, किसका लव बाइट है ये? ध्रुव के ऐसे सवाल से श्रेष्ठा का डर अब उसके चेहरे पर दिखने लगता है। डर के भाव देखकर ध्रुव श्रेष्ठा के लव बाइट को छूने लगता है तो श्रेष्ठा और ज़्यादा सहम जाती है। श्रेष्ठा हकलाते हुए कहती है, ध्रुव ये लव बाइट नहीं है। ये सुनते ही ध्रुव जोर से श्रेष्ठा के लव बाइट को दबाता है, जिससे उसकी आह निकल जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के बाल को पकड़कर खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे पता नहीं कि लव बाइट क्या होता है और कैसा दिखता है। ध्रुव श्रेष्ठा बोल ही रही थी कि ध्रुव जोर से श्रेष्ठा के बालों को खींचता है, जिससे वो अपने बालों को पकड़े दर्द से आह निकल जाती है। श्रेष्ठा दर्द से आंखें बंद किए कहती है, ध्रुव मैंने बताया था ना कि पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। ध्रुव श्रेष्ठा की गर्दन को सूंघते हुए कहता है, ध्रुव के ऐसे रिएक्शन से श्रेष्ठा घबराई हुई कहती है, और हमारा ब्रेकअप हो गया था क्योंकि मेरे होते हुए भी वो दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था। ध्रुव श्रेष्ठा के ईयरलोब पर बाइट करते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, आगे बोलो बेबी। श्रेष्ठा मॉल में सारी बातों को ध्रुव को बता देती है। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव की पकड़ श्रेष्ठा के बालों में ढीली हो जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव अपनी मुट्ठी कसकर कहता है, मुझे कॉल नहीं कर सकती थी, उसी वक्त मैं उसे वहीं जान से मार देता। श्रेष्ठा सिर झुका लेती है। ध्रुव एक नज़र ध्रुवंश को देखता है, जो खेलने में बिजी था।
ध्रुव श्रेष्ठा को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर चला जाता है और एक झटके से उसकी नाइटी को निकालकर शावर ऑन कर देता है। श्रेष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के गाल पर हाथ रखकर आंखों में देखते हुए कहता है, कहाँ कहाँ टच किया उसने तुम्हें? श्रेष्ठा कुछ पल तो ध्रुव की आंखों में देखती रहती है, फिर अपने हाथों से इशारा करती है। ध्रुव उस जगह को अपने हाथों से साफ करते हुए अपने होठों को रखकर किस करने लगता है। श्रेष्ठा आंखें बंद करके ध्रुव की किस को महसूस करने लगती है। ध्रुव की किस बहुत सॉफ्ट थी, जिससे श्रेष्ठा मदहोश हो रही थी। ध्रुव किस करते करते श्रेष्ठा की गर्दन पर आ जाता है। गर्दन पर लव बाइट को देखकर ध्रुव श्रेष्ठा के कान में धीरे से कहता है, आई एम सॉरी बेबी, बट मुझे ये करना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारे शरीर के हर अंग पर सिर्फ मेरे मार्क्स दिखने चाहिए। श्रेष्ठा कुछ समझ नहीं पाती, उससे पहले ही ध्रुव अपने दांत उस लव बाइट पर गड़ा देता है। श्रेष्ठा की चीख निकल जाती है, उस जगह से खून भी बहने लगता है। ध्रुव खून को धीरे धीरे लिक करता है, फिर सॉफ्ट किस करके श्रेष्ठा को गले लगा लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव को कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर बाद ध्रुव श्रेष्ठा के कपड़े चेंज करके दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। आते ही श्रेष्ठा देखती है ध्रुवंश रो रहा था। श्रेष्ठा जल्दी से उसके पास लेट जाती है और प्यार से उसके पेट पर हाथ फेरने लगती है। कुछ देर में ध्रुवंश और श्रेष्ठा सो जाते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा के पास बैठकर ड्रॉर से दवाई लेकर उसकी गर्दन पर लगाता है, फिर श्रेष्ठा और ध्रुवंश के माथे पर किस करके अच्छे से कंबल से दोनों को कवर करता है और खुद भी लेटकर दोनों को अपनी बाहों में भर लेता है। आदित्य का कमरा। काव्या अव्यान को अपनी बाहों में भरकर सो चुकी थी। वहीं आदित्य सोफे पर बैठा काम कर रहा था। आव्या आदित्य की गोद में खेलते खेलते सो चुकी थी। आखिर में आदित्य लैपटॉप को बंद करके आव्या को ले जाकर झूले पर सुला देता है। फिर अव्यान को भी आव्या से अलग करके झूले पर सुला देता है। आदित्य काव्या के पास लेटकर अपने करीब करके एकटक उसके चेहरे को देखने लगता है। काव्या कसमसाते हुए आदित्य के सीने में छिप जाती है। आदित्य काव्या के बालों को सहलाते हुए किस करता है। राठौर विला। अनन्या सोफे पर बैठी प्रियंश के आने का इंतजार कर रही थी। उसकी नज़रें बस प्रियंश की फोटो पर थीं, जिसमें वो मुस्कुरा रहा था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो देख ही रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और प्रियंश अंदर आता है। प्रियंश के आते ही अनन्या उठकर उसके पास जाकर पानी डालकर उसे पानी देती है। प्रियंश सिर उठाकर अनन्या को देखता है, फिर पानी लेकर पीता है। अनन्या सिर झुकाए कहती है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। इतना बोलते ही अनन्या जाने को होती है कि प्रियंश कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खा कर आया हूँ। ये सुनकर अनन्या के कदम रुक जाते हैं। प्रियंश आगे बोलता है, आइंदा से मेरा इंतज़ार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर प्रियंश लेटकर आंखें बंद कर लेता है। अनन्या कुछ देर तक वैसी ही खड़ी रहती है, फिर बेड के दूसरी तरफ जाकर प्रियंश को एक नज़र देखकर लेट जाती है। इस वक्त अनन्या प्रियंश की पीठ को देख रही थी, तभी प्रियंश आंखें खोलकर लाइट ऑफ कर देता है। लाइट ऑफ होते ही अनन्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसके साथ ही वो चादर को भी कसकर पकड़ लेती है। करीब 1 घंटे बाद प्रियंश को अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। वो लाइट ऑन करता है तो हैरान रह जाता है। अनन्या पूरे पसीने से भीगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसके साथ ही वो कांप रही थी। अनन्या धीरे से आंखें खोल सुबकते हुए कहती है, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। इतना बोलते ही वो रोने लगती है। अनन्या के ऐसे रोने से प्रियंश को बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो धीरे से अनन्या के कंधे पर हाथ रखे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अनन्या का कांपना बिल्कुल बंद नहीं होता। वही जानती थी कि उसने किस तरह से 1 घंटे तक खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिसका असर अब लाइट जलने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। प्रियंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। अनन्या का रोना और कांपना वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। प्रियंश परेशान होकर किसी को बुलाने के लिए जाने ही वाला होता है कि अनन्या तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। प्रियंश उसके पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, अनन्या देखो, कहीं भी अंधेरा नहीं है, सब तरफ रोशनी है। अनन्या पूरी तरह आंखें खोलकर चारों तरफ देखती है, तभी उसे कुछ पल का अंधेरा कमरा याद आता है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है, प्लीज़ लाइट जलाइए, हमें बहुत डर लग रहा है। उसके साथ ही उसका कांपना भी बहुत तेज़ हो जाता है। प्रियंश अनन्या के चेहरे को थपथपाते हुए आवाज़ देता है, पर अनन्या तो अपने डर में इस तरह से गुम हो चुकी थी कि उसे प्रियंश की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। प्रियंश आखिर में अनन्या के पास लेटकर उसे बाहों में भर लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स अनन्या, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
अनन्या कसकर प्रियंश को पकड़ लेती है। काफ़ी देर तक अनन्या रोती रहती है, फिर सिसकने लगती है। प्रियंश अब अनन्या की कभी पीठ को सहला रहा था तो कभी उसके बालों को। कुछ वक्त बाद अनन्या की सिसकियां भी बंद हो जाती हैं। प्रियंश अनन्या के चेहरे को देखता है जो अब सो रही थी। उसके पूरे चेहरे पर डर अब भी साफ दिख रहा था, जिसे देखकर प्रियंश फिर एक बार अनन्या को अपने सीने में छुपा लेता है। सुबह अनन्या की जैसे ही नींद खुलती है वो खुद को प्रियंश की बाहों में पाती है। प्रियंश ने अनन्या के सिर पर हाथ रखा हुआ था और अपने सीने में अब तक छुपा रखा था। प्रियंश को इतने करीब देखकर अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो सिर उठाए एकटक प्रियंश को देखती रहती है। प्रियंश को देखते हुए अनन्या बस उसके चेहरे में खो जाती है। धीरे धीरे प्रियंश भी अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही उसकी नज़रें सीधे अनन्या की नज़रों से टकरा जाती हैं। अनन्या को इतने करीब देखकर प्रियंश जल्दी से उससे दूर होकर बेड पर अनन्या को पीट करके बैठ जाता है। अनन्या भी उठकर बैठ जाती है। वो प्रियंश की पीठ को कुछ पल देखती है, फिर उठकर जाने लगती है। तभी प्रियंश कहता है, कल करीब गया, इस वजह से अपने मन में कोई गलतफहमी मत पाल लेना कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। अनन्या एकदम से रुक जाती है। प्रियंश आगे कहता है, मैं तुम्हें पत्नी ज़रूर बनाकर लाया हूँ, लेकिन वो हक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुमने मुझसे शादी करने का फैसला करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसका पछतावा तुम्हें पूरी ज़िंदगी होगा। अनन्या कुछ देर शांत सी वहीं खड़ी रहती है, फिर वॉशरूम चली जाती है। प्रियंश बैल्कनी की तरफ जाकर खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसके सामने काव्या के साथ पहली मुलाकात का नज़ारा दिखने लगता है। काव्या के चेहरे को देख प्रियंश के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो आंखें खोलकर फ़ोन को देखता है, जिस पर दीप का नाम शो हो रहा था। प्रियंश कॉल रिसीव करता है तो दीप की उधर से आवाज़ आती है, हाय माई बेस्ट फ्रेंड, कैसा चल रहा है मैरिड लाइफ। प्रियंश नाखुश होकर फ़ोन को घूरने लगता है, फिर कान पर रखता है तो दीप फिर एक बार कहता है, अभी तो तेरा हनीमून पीरियड चलने वाला है ना, तो कहाँ सोचा है तूने, तू भाभी को कहाँ लेकर जाएगा। प्रियंश चिढ़ते हुए जवाब देता है, अपनी बकवास बंद कर, तुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ नहीं होने वाला। दीप मुंह बनाकर कहता है, पर यार मुझे तो तेरी बेबी को देखना है, बेबी होगा तो कितना क्यूट होगा ना, बिल्कुल भाभी की तरह। इतना बोल दीप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं प्रियंश दीप की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। दीप कुछ देर बाद बोलता है, खैर छोड़, मैंने तुझे ये याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि कल मेरी शादी है, तो याद करके अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड के लिए ज़रूर आना, तुझे अपनी वाइफ से भी मिलवाना है। प्रियंश हाँ में जवाब देता है। फिर ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर प्रियंश कॉल कट करके अंदर जाता है। अंदर जाते ही प्रियंश की नज़र सामने ही ठहर जाती है। सामने अनन्या बस एक टॉवल में खड़ी थी। वो टॉवल अनन्या के गोरे बदन को पूरी तरह से ढक नहीं पा रही थी। उसकी गोरी गोरी टांगें, हाथ और गर्दन से लेकर नीचे तक दिख रहा था। अनन्या अपनी धुन में कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रियंश उसे देख रहा है। प्रियंश की नज़रें ना चाहते हुए भी अनन्या पर टिकी हुई थी। अनन्या इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी कि प्रियंश ना जाने क्यों उसकी ओर खिंचने लगा। प्रियंश खोया हुआ अनन्या की ओर बढ़ने लगा। प्रियंश के कदम बहुत धीरे थे। चलते चलते प्रियंश अनन्या के थोड़ा करीब जा पहुंचा। अनन्या अचानक से सिर घुमाकर देखती है। प्रियंश को देखते ही अनन्या हड़बड़ा जाती है। वो कबर्ड से एक कपड़ा लेकर खुद को ढकते हुए हकलाकर कहती है, आप यहाँ। इतना बोलते ही वो नज़रें झुकाए कहती है, वो हम कपड़े लेना भूल गए। इतना बोलते ही वो चुप हो जाती है। उसे सच में लगा था कि प्रियंश कमरे में नहीं है। उसे थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि प्रियंश बैल्कनी में होगा। अनन्या के बोलते शब्द प्रियंश को होश में लाते हैं। प्रियंश अनन्या से नज़रें हटाए बिना जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। अनन्या सांस छोड़ते हुए खुद को शांत करती है, फिर चेंजिंग रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे चली जाती है। अर्जुन और प्रीत कल ही जा चुके थे, इसलिए बस घर में 4 ही लोग नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अनन्या सबके पास जाकर आशीर्वाद लेती है, फिर उनके साथ ही बैठ जाती है। उसके कुछ देर बाद प्रियंश बाहर आता है। उसके आते ही सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। अनन्या डाइनिंग टेबल को सेट करने लगती है। नीलिमा उसे देखकर कहती हैं, अनन्या, हमने मना किया है ना ये सब करने से, आप हमारी बात क्यों नहीं सुनती। इतना बोलते ही नीलिमा नाराज़गी से अनन्या को देखती हैं। अनन्या सब कुछ सेट करके मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी आदत हो चुकी है हमारी। नीलिमा आगे जाकर अनन्या का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए कहती हैं, आज से आपको 2 आदतें सुधारनी होंगी। पहली ये कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ है सब कुछ करने के लिए। और दूसरी, बोलते हुए नीलिमा अनन्या के बालों को सहलाते हुए बोलती हैं,
हमें आंटी बोलना बंद कीजिए। हमने आपको बहू नहीं बेटी मानकर स्वीकारा है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर मेरी बेटी मुझे आंटी कहेगी। ये सुनते ही अनन्या मुस्कुराने के साथ आंखों में हल्की नमी आ जाती है। आज तक उसने अपनी माँ को नहीं देखा था। पैदा होते ही उसकी माँ ने साथ छोड़ दिया, जिस कारण उसके मुंह से माँ शब्द कभी निकला ही नहीं था। अनन्या नीलिमा के गले लग धीरे से कहती है, माँ। उसके ये कहते ही नीलिमा के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों एक दूसरे के माँ बेटी जैसे गले लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं, फिर बातें करने लगते हैं। नीलिमा अनन्या को उसके बचपन से लेकर हर एक चीज़ पूछने लगती है। प्रियंश कॉल से बात करते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाने लगता है। अनन्या की नज़र भी प्रियंश पर जाती है। नीलिमा अनन्या को देखते हुए पीछे मुड़कर प्रियंश को देखती है। प्रियंश बिना देखे आगे बढ़ते हुए कहता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को घर नहीं आऊँगा, उधर से ही कोलकाता चला जाऊँगा। नीलिमा प्रियंश को बोलना चाहती थी, लेकिन वो बहुत तेज़ कदमों से चला गया। उसने नीलिमा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वहीं प्रियंश के जाने से अनन्या का चेहरा नाखुश सा हो जाता है। अनन्या जब से आई थी उसने कभी प्रियंश को घर पर ज़्यादा वक्त तक रहते हुए नहीं देखा था। वो बस 1-2 दिन रहता, फिर पूरे हफ्ते गायब हो जाता। तब तक शायद अनन्या को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस वक्त प्रियंश बस घर का बेटा था, लेकिन अब वो उसका पति बन गया था। अनन्या अब बिल्कुल खामोश सी रह गई। वहीं नीलिमा अनन्या को ऐसे देख उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती हैं, वैसे अनन्या आपने बताया नहीं कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं या फिर अभी पढ़ रही हैं। अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो आप अभी भी पढ़ सकती हैं। नीलिमा का जवाब देते हुए अनन्या कुछ बोलने ही वाली होती है कि एक स्टाफ आकर सर झुकाए कहती है, मैम आपको सर ने बुलाया है। अनन्या ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। नीलिमा स्टाफ को देख कंफर्म करते हुए पूछती हैं, क्या प्रिंस ने? स्टाफ हाँ बोलकर सिर झुका लेती है। नीलिमा अनन्या को देखकर कहती है, जाइए। अनन्या उठकर बाहर जाती है। वैसे तो वो प्रियंश के पास जाने से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए जा रही थी। प्रियंश कार में बैठा हुआ था। बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा था। अनन्या जैसे ही कार के पास पहुंचती है, बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोल देता है। अनन्या बाहर ही चुपचाप खड़ी रहती है। तभी प्रियंश अपने फ़ोन पर बिजी हुए ही कहता है, बैठो। प्रियंश की आवाज़ सुन अनन्या बैठ जाती है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर प्रियंश उसे कार में बैठने के लिए क्यों कह रहा है। अनन्या सवालों से घिरी रह गई और प्रियंश की कार वहाँ से निकल गई। ठाकुर विला में रूमानी गार्डन में चलने की कोशिश कर रही थी। उसका एक हाथ वंशज ने पकड़ रखा था। वो रूमानी से दूरी बनाए चल रहा था। रूमानी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। चलने से उसके चेहरे में हल्का दर्द भी दिख रहा था। चलते चलते अचानक से रूमानी को पैर में तेज दर्द होता है तो वो गिरने लगती है। रूमानी गिरती उससे पहले ही वंशज झट से उसे गोद में उठा लेता है। रूमानी वंशज की गर्दन में हाथों को लपेटकर बच्चों जैसे कहती है, कब तक मुझे ऐसे रहना पड़ेगा? एक तो डॉक्टर मुझे इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाते हैं और ऊपर से कड़वी कड़वी दवाई। यक, कितना बेकार टेस्ट रहता है। इतना बोलते ही रूमानी बुरा सा मुंह बना लेती है। वंशज हंसते हुए रूमानी को ले जाकर बेंच पर बिठाता है। वंशज रूमानी के चेहरे को देखते हुए बोलता है, तुम कुछ चीज़ों में कभी नहीं बदलने वाली। बचपन में भी दवाई से भागती थी और आज भी भागती हो। दवाई खाओगी तभी तो ठीक होगी। वंशज इतना बोलते ही रूमानी के गाल पर किस करता है। रूमानी मासूमियत सा चेहरा बनाए वंशज की शर्ट के बटन से खेलते हुए कहती है, वंश मैजिक से मुझे ठीक कर दो ना, जैसे जादू करता है वो वाली मूवी में। वंशज रूमानी को घूरते हुए कहता है, कौन सी वाली मूवी में? रूमानी लगातार वंशज के बटन से खेलते हुए कहती है, वो जादू करता है ना, रोहित को चोट लगती है तो वो अपने हाथों से उसे जैसे ठीक करता है, मुझे भी वैसे ही ठीक कर दो ना। बोलते हुए रूमानी बहुत मासूम लग रही थी। वंशज रूमानी के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं क्या तुम्हें कोई मिल गया वाली मूवी का जादू लगता हूँ? रूमानी वंशज की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, एक्चुअली हाँ। इतना बोल रूमानी हंसने लगती है। वंशज रूमानी को घूरते हुए कहता है, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ 3 फीट का है और मैं 6 फीट से ज़्यादा का। तुम्हें मैं कहाँ से जादू लगता हूँ? इनफैक्ट तुम तो मेरे कंधे तक भी नहीं पहुँचती और मुझे जादू कह रही हो। एक पल में रूमानी की हंसी गायब हो जाती है। वो कहती है, वॉट यू मीन कि मैं तुम्हारे कंधे तक भी नहीं पहुँचती? मैं पूरे 5 फुट 4 इंच की हूँ। ये बोलते हुए रूमानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। वहीं वंशज हंसते हुए कहता है, बस, और तुम्हें पता है मेरी हाइट क्या है? 6 फुट 4 इंच। ये सुनकर रूमानी का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। वंशज अपनी तारीफ करते हुए कहता है,
तुम्हें पता भी है तुम मुझसे हाइट में कितनी छोटी हो। तुम्हें मुझे किस करने के लिए इतने लंबे टेबल की ज़रूरत है। बोलते हुए वंशज हाथ से इशारा करता है। रूमानी बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, मैं तुम्हें किस करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? इनफैक्ट मैं तुम्हें किस ही क्यों करूं? तुम अच्छे से ब्रश भी नहीं करते। बोलते हुए रूमानी खराब सा मुंह बना लेती है तो वहीं वंशज रूमानी को बुरी तरह से घूरने लगता है। डॉक्टर के केबिन में प्रियंश और अनन्या बैठे हुए थे। सामने एक डॉक्टर रिपोर्ट चेक कर रहा था। कुछ देर तक चेक करने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट को टेबल पर रखकर बोलते हैं, मिस्टर राठौर, आपकी वाइफ एक फोबिया से ग्रसित है। ये सुनते ही प्रियंश अनन्या को देखता है जो सिर झुकाए बैठी हुई थी। डॉक्टर आगे कहते हैं, फोबिया कई तरह के होते हैं, जैसे ऊंचाई से डर लगना, पानी में जाने से डर। वैसे ही आपकी वाइफ निक्टोफोबिया से ग्रसित है। उन्हें अंधेरे से डर लगता है। कई ऐसे केस होते हैं जिनमें किसी घटना की वजह से ये डर हो या नॉर्मली भी हो सकता है। प्रियंश डॉक्टर की बात को बहुत ध्यान से सुनते हुए अनन्या को देखता है, फिर कहता है, डॉक्टर, क्या इस फोबिया का कोई इलाज है? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ पॉसिबल है, लेकिन अभी हमें सबसे पहले कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद। प्रियंश अपनी जगह से उठकर डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है, ओके डॉक्टर। डॉक्टर अनन्या के कुछ ब्लड स्कैन लेते हैं। दोनों केबिन से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही प्रियंश अनन्या को देखता है जो अब भी नजरें झुकाए हुए थी। प्रियंश अनन्या के सामने जाकर खड़ा होकर बोलता है, दूसरी कार वहां पर खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें घर पहुंचा देगा। इतना बोलते ही प्रियंश मुड़कर जाने लगता है कि अनन्या कहती है, आप कब तक वापस आएंगे? प्रियंश अनन्या का सवाल सुन उसकी ओर मुड़ जाता है तो अनन्या अटकते हुए कहती है, वो मैं। प्रियंश बीच में ही बिना भाव के कहता है, जितना मुझसे दूरी बनाकर रखोगी उतनी ही तुम्हें तकलीफ कम होगी। इसीलिए अपने दिमाग से ये बातें हटा दो कि मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ। इतना बोलते ही प्रियंश तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। कार में बैठते ही उसकी कार चली जाती है। अनन्या कुछ देर तक कार को देखती रहती है, फिर वो भी कार में बैठ जाती है। अगले दिन रात को कोलकाता में दीप और उसकी वाइफ स्टेज पर खड़े थे। शादी उनकी हो चुकी थी। आज रिसेप्शन पार्टी थी। प्रियंश स्टेज पर जाकर दीप के सामने खड़ा हो जाता है। दीप प्रियंश और उसकी वाइफ को मिलाते हुए कहता है, मेरी वाइफ जिया, और जिया ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड और हीरो प्रियंश। जिया मुस्कुराते हुए हाथ मिलाती है। प्रियंश उससे कहता है, हैप्पी मैरिड लाइफ भाभी। दीप बीच में ही बोलता है, यार आंटी अंकल दादा दादी और भाभी कहाँ हैं? प्रियंश कुछ बोलता तभी वीर एंट्रेंस गेट की तरफ देखकर कहता है, आ गए। प्रियंश पीछे मुड़कर देखता है तो जैसे उसकी नजरें वहीं टिक जाती हैं। अनन्या रेड और पिंक कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चांद सा मुखड़े पर एक मुस्कान थी जो नीलिमा से बात करते हुए थी। प्रियंश तो जैसे उसकी मुस्कुराहट में ही खो जाता है, क्योंकि उसने कभी अनन्या को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। आदित्य और काव्या भी पार्टी के कुछ साइड में बैठे हुए थे। काव्या प्रियंश की नज़रें देख मुस्कुरा देती है। दीप प्रियंश को देखकर धीरे से उसके कान में कहता है, भाभी आज बहुत प्यारी लग रही है ना? प्रियंश खोया हुआ ही हाँ बोलता है। ये सुनकर दीप मुस्कुराने लगता है। अब सब स्टेज पर दीप को बधाई देने के लिए आते हैं। उसी बीच अनन्या की नज़र प्रियंश पर चली जाती है। प्रियंश भी अब तक बस अनन्या को देख रहा था। अनन्या की नज़र भी जैसे उसमें ठहर जाती है। दीप मौका देखकर माइक लेकर सबको देखते हुए कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मेरी शादी की खुशी में मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी प्यारी भाभी डांस परफॉर्म करेंगे। ये सुनकर सब ताली बजाते हैं। प्रियंश जैसे ही ये सुनता है दीप को घूरने लगता है। दीप आई विंक करके म्यूजिक सिस्टम की ओर चला जाता है। म्यूजिक की धुन बजते ही दीप प्रियंश और अनन्या का हाथ पकड़कर डांसिंग स्टेज पर ले जाता है। स्टेज पर ले जाकर दीप प्रियंश के हाथ में अनन्या का हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए वो जिया की ओर चला जाता है। प्रियंश कुछ पल अनन्या को देखता है, फिर थोड़े पास जाकर उसकी कमर पर हाथ रखकर खींच लेता है, जिससे अनन्या का हाथ सीधे उसके सीने पर चला जाता है और वो एकटक प्रियंश को देखने लगती है। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं, मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। डांस करते हुए दोनों की नज़रें बस आपस में मिली हुई थी। प्रियंश अनन्या को घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से सटा लेता है। प्रियंश के ये करते ही अनन्या की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। प्रियंश अनन्या के हाथ पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी कमर पर हाथ ले जाता है और कसकर पकड़कर फिर से घुमाता है। कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहाँ, मंजिलें है मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, ज़रा सा मुझ में तू झांक ले,
मैं हूँ क्या। गाना खत्म होने के बाद सभी जोर से तालियों की आवाज़ आती है। अनन्या और प्रियंश जो एक दूसरे में खोए हुए थे, तालियों की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से नज़रें हटाते हैं। अनन्या स्टेज से नीलिमा के पास चली जाती है। वहीं प्रियंश कुछ पल अनन्या को देखकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में रिसेप्शन खत्म होता है तो सारे गेस्ट जाने लगते हैं। काव्या दीप के फादर से आज्ञा लेते हुए कहती है, ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं। दीप के फादर काव्या के सिर पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे ही आते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। काव्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। बाहर निकलकर आदित्य और काव्या कार में बैठ जाते हैं। बॉडीगार्ड्स की फौज उनके आगे पीछे थी। आदित्य की गोद में हमेशा की तरह आव्या थी जो सो चुकी थी, और काव्या की गोद में अव्यान। काव्या आदित्य के कंधे पर सिर रखे कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपको पता है पापा और अंकल हमेशा मेरी शादी को लेकर अपनी राय जाहिर करते थे। अंकल तो पापा से लड़ने पर उतर आए थे कि मैं उन्हीं से शादी करूं जिससे वो पसंद करेंगे, और पापा मानते ही नहीं थे। इस बात पर दोनों की खूब बहस होती थी। इतना बोलते हुए काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या आगे बोलती है, जब मेरा बर्थडे होता तब तो पापा और अंकल अपनी डांस परफॉर्म करते थे। दोनों बहुत फनी थे। उनकी वजह से हमेशा परिवार के बीच खुशी का माहौल बना रहता था। इतना बोलते ही काव्या चुप हो जाती है। आदित्य काव्या के चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, पापा की याद आ रही है। ये सुनते ही काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आदित्य काव्या को एक हाथ से गले लगा लेता है तो काव्या भी कसकर आदित्य को पकड़ लेती है। दूसरी ओर प्रियंश चांद की रोशनी के नीचे खड़ा आंखें बंद किए था। उसकी आंखों के सामने इस वक्त बस अनन्या का चेहरा था, डांस करते हुए। जो नज़रें प्रियंश को देख रही थी वही नज़रें प्रियंश अब तक देख पा रहा था। कुछ देर बाद प्रियंश अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो कमरे में जाता है। कमरे के अंदर जाते ही प्रियंश की नज़र सोफे पर बैठी अनन्या पर पड़ती है। कदमों की आहट से अनन्या भी उधर देखती है। प्रियंश को देखते हुए वो खड़ी होकर कहती है, वो माँ ने हमें रुकने के लिए कहा तो। इतना बोलते ही वो रुक जाती है। प्रियंश और अनन्या इस वक्त दीप के घर में थे। प्रियंश अनन्या से नज़रें हटाए बेड पर बैठ जाता है और फिर अनन्या को देखता है। अनन्या तुरंत नज़रें चुरा लेती है। कुछ पल तो वो अनन्या के चेहरे को देखता है, फिर कहता है, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? मैंने तुमसे। प्रियंश इससे आगे कुछ बोलता। अनन्या तुरंत कहती है, हमें पता है कि आपको हमारा इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। हमें ये भी पता है कि आप काव्या से प्यार करते हैं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कभी जगह नहीं देंगे। वो हक कभी नहीं देंगे, और हम आपसे कोई हक चाहते भी नहीं हैं। हमने आपसे ये कभी नहीं कहा कि आप हमें अपनी पत्नी मानिए या फिर हमारे साथ रिश्ते में रहिए। अनन्या आगे कहती है, हम ना कभी काव्या की जगह लेना चाहते थे और ना ही कभी लेंगे, लेकिन फिर भी आप हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम आपके दुश्मन हो, जैसे हम आपको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे शादी बस इसीलिए की क्योंकि आपके नाना जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये सब बोलते हुए अनन्या के चेहरे पर थोड़ा डर था। वो धीरे से कहती है, माँ हमसे और नहीं बोला जाएगा। नीलिमा इस वक्त कॉल पर थी। अनन्या ब्लूटूथ लगाए नीलिमा से ही बात कर रही थी, तभी प्रियंश आ गया और नीलिमा ने अचानक अनन्या को ये सब कहने के लिए कहा। वहीं प्रियंश ये सब सुनकर एकटक अनन्या को देखने लगता है। अनन्या ने जितनी भी बातें कही थी वो सच ही थी। ये सोचते हुए प्रियंश उठकर अनन्या की ओर बढ़ने लगता है। प्रियंश को अपनी ओर आता देख अनन्या की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो जल्दी से नज़रें झुका लेती है। प्रियंश अनन्या के सामने खड़ा होकर कहता है, क्या तुम सच में इतना ज़्यादा बोलती हो? अनन्या कसकर अपने लहंगे को मुट्ठी में भर लेती है। अनन्या की हरकत देख ना चाहते हुए भी प्रियंश अनायास में ही मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, एक्चुअली आई एम सॉरी, शायद इनसिक्योरिटी में मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ये नहीं सोचा कि तुम भी तो एक मजबूरी में ही इस रिश्ते में बंधी हो। अब छोड़ो ये सब। फ्रेंड्स, इतना बोलते ही प्रियंश अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अनन्या कुछ पल प्रियंश के हाथ को देखती है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर प्रियंश के हाथ से मिला लेती है। इधर यूरोप में अंधेरी सी सड़कों से होते ही ध्रुव कार चलाते हुए जा रहा था। वो घड़ी को देखता है, फिर शांति सा आगे देखता हुआ कार चलाने लगता है। तभी अचानक उसकी कार के आगे कोई आता है तो वो तुरंत ब्रेक मारता है। थोड़ा धक्का लगने की वजह से सामने वाला नीचे गिर जाता है। ध्रुव जल्दी से कार से निकलकर आगे जाकर देखता है तो ये एक लड़की थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। ध्रुव उसके पास बैठकर आवाज़ देता है पर वो कोई जवाब नहीं देती। ध्रुव कार से पानी लेकर उसके बालों को हटाकर छिड़कता है तो वो लड़की होश में आती है। होश में आते ही वो ध्रुव को देखकर डर से थोड़ा पीछे हो जाती है। ध्रुव उसे क्लेम करते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ध्रुव की बात सुनते ही वो इधर उधर देखती है, फिर अचानक से रोते हुए कहती है, प्लीज़ सर, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे।
इतना बोलते ही वो फिर एक बार बेहोश हो जाती है। ध्रुव उसे फिर से आवाज़ देने लगता है, लेकिन इस पर पानी छिड़कने पर भी वो होश में नहीं आती। ध्रुव उसे गोद में उठाकर जल्दी से कार में बिठाता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। हॉस्पिटल में एक कमरे के बाहर ध्रुव खड़ा हुआ था। एक डॉक्टर कमरे से बाहर आता है और ध्रुव को देखते हुए कहता है, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उनके साथ लगातार ज़बरदस्ती की गई और साथ ही उनकी पीठ पर गोली लगी है। बच्चे का एबॉर्शन करना होगा वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर ध्रुव सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर ध्रुव के चेहरे को देखकर कहते हैं, क्या आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं? ध्रुव ना में सिर हिला देता है। ये देखकर डॉक्टर तुरंत कहते हैं, फिर तो आई एम सॉरी। जब तक उनकी फैमिली में से कोई आ नहीं जाता हम आगे की कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। ध्रुव जल्दी से बोलता है, अब मैं इतनी जल्दी उसकी फैमिली को कैसे खोजूंगा? वो तो मेरी कार के सामने बेहोश हो गई तो मैं लेकर आ गया। डॉक्टर बेपरवाही में जवाब देता है, तो अब हम क्या करें? हॉस्पिटल के यही रूल्स हैं। फैमिली के फैसले के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। ध्रुव कुछ बोलता तभी उसकी फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वहीं डॉक्टर जाने लगते हैं तभी अचानक ध्रुव आगे आकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगते हैं। ध्रुव गन निकालकर सीधे उसके सिर पर पॉइंट करता है तो डॉक्टर घबराते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है? वहाँ खड़े एक दो लोग और नर्स भी ये देखकर चौंक जाते हैं। नर्स भागने वाली होती है कि ध्रुव तुरंत उसके पैर के पास गोली मारकर सर्द आवाज़ में कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पैर सलामत नहीं रहेंगे। नर्स डरकर दीवार से सटकर सिकुड़कर बैठ जाती है। ध्रुव फिर एक बार डॉक्टर के सर पर पॉइंट करके कहता है, और तू क्या बकवास कर रहा था? हॉस्पिटल के रूल्स वगैरह देख, चुपचाप जा और अपना डॉक्टरी काम कर। अगर उसे कुछ हुआ तो तेरा ऑपरेशन मैं खुद करूँगा, समझा? डॉक्टर डल से जल्दी से हाँ में सिर हिलाए उस कमरे की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद कुछ और डॉक्टर और नर्स भी जाते हैं। ध्रुव काली को कॉल करके कहता है, पीयूष को इन्फॉर्म कर दो कि नैना मिल गई है। ध्रुव उसके बाद कॉल कट करके रखने वाला होता है कि इसका फ़ोन रिंग होता है। ध्रुव फ़ोन की स्क्रीन को देखता है, फिर कॉल रिसीव करके बोलता है, यस बेबी। श्रेष्ठा फिक्र भरी आवाज़ में कहती है, अनजान से शहर में हमें लाकर तुम कहाँ चले गए? दिख नहीं रहा, रात के 2 बज रहे हैं। श्रेष्ठा की बात सुन ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मिस मी बेबी। श्रेष्ठा झल्लाते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप अभी के अभी आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। श्रेष्ठा के रिएक्शन से ध्रुव सीरियस हो जाता है। वो सीरियस होकर कहता है, लिसन टू मी बेबी, पीयूष की बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी मैं नहीं आ सकता। और हाँ, मैंने सारे बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर दिया है, कुछ भी हो कमरे से बाहर मत निकलना, ओके? श्रेष्ठा नॉर्मली जवाब देती है, ओके, बट जल्दी आ जाना। ध्रुव हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। सुबह के 10 बजे पीयूष नैना के पास बैठा हुआ था। नैना अब तक बेहोश थी। नैना की गर्दन और हाथ पर काटने के बहुत से निशान दिख रहे थे, जिसे देख पीयूष को बहुत गिल्ट होता है और नैना की हालत जानने के बाद तो उसे रोने का मन कर रहा था। ध्रुव डॉक्टर से बात करके अंदर आता है और प्रियंश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, अब नैना बिल्कुल ठीक है। पीयूष चुपचाप नैना को देखते रहता है। ध्रुव पीयूष के कंधे से हाथ हटाकर कहता है, ओके, अब मैं चलता हूँ और नैना की ऐसी हालत करने वाले का जल्दी मैं पता लगा लूँगा। पीयूष जवाब में कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसे ढूंढूंगा। ध्रुव अब कुछ नहीं बोलता, एक नज़र पीयूष को देखकर चला जाता है। ध्रुव के जाने के कुछ घंटे बाद ही नैना को होश आता है। आंखें खुलते ही सबसे पहले उसकी नज़र ऊपर सीलिंग पर जाती है। कमरे में रोशनी देख नैना नज़रें घुमाती है तो उसकी नज़र पीयूष पर जाती है, जो सिर झुकाए बैठा था। पीयूष को देखते ही नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से पीयूष को आवाज़ देती है, भाई। आवाज़ सुनते ही पीयूष तुरंत सिर उठाकर देखता है। नैना पीयूष के चेहरे को देखते ही रोने लगती है। पीयूष तुरंत झुककर लेटी हुई नैना के गले लग जाता है। नैना बिलक बिलक कर रोने लगती है। पीयूष की आंखें भी नम सी हो जाती हैं। वो खुद को संभाले कहता है, चुप हो जा छोटी, अब मैं आ गया हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। पीयूष के बोलते ही नैना को सारी चीज़ें जैसे धुंधली यादों की तरह याद आने लगती हैं। उसके सामने डर का साया दिखने लगता है। नैना प्रियंश से अलग होकर अब कांपते हुए कहती है, भाई, भाई वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो आपको, मुझे और मेरे बच्चे को मार देगा। मैं वहाँ से भाग गई, उसने मुझे मना किया था। वो आपको और मुझे मार देगा, वो मार देगा वो मेरे बच्चे को। इतना बोलते हुए नैना पैनिक करने लगती है। छोटी चुप हो जा, कोई कुछ नहीं करेगा हमें। पीयूष नैना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कह रहा था, लेकिन नैना के कान तक जैसे वो शब्द पहुंच ही नहीं रहे हों। नैना बार बार एक ही बात को रिपीट करते हुए पैनिक करने लगती है। शायद उसका डर दिमाग पर हावी हो चुका था।
पीयूष जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर नैना की हालत देख बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। नैना के बेहोश होते ही डॉक्टर कहते हैं शायद इन्हें इस कदर डराया गया है कि वो खुद के डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। फिलहाल इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। इतना बोलते ही डॉक्टर चले जाते हैं। पीयूष डरी सहमी बहन को बस देखता रह जाता है। कुछ महीनों बाद मुंबई में अव्यान, आव्या, आरुष और ध्रुवंश 8 महीने के हो चुके थे। हॉल में बहुत सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। अब तक सभी घुटनों के बल चलना सीख चुके थे। पृथ्वीराज जमीन पर बैठे अपने पोता पोती के साथ खेल रहे थे। पृथ्वीराज ताली बजाते हुए बोलते हैं, मेरे पास जो पहले आकर मुझे छुएगा मैं उन्हें फेवरेट टॉय दूंगा। ये सुन सबकी नज़रें पृथ्वीराज पर चली जाती हैं सिवाय अव्यान के। अव्यान बैठा अनुराग और रोहान को चेस खेलता हुआ एकटक देख रहा था। उनकी हर चाल को वो नोटिस कर रहा था। वहीं उधर आव्या, ध्रुवंश और आरुष की रेसिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तीनों अपनी अपनी फेवरेट टॉय के लिए जल्दी जल्दी घुटनों से चल रहे थे। तीनों को देख पृथ्वीराज ताली बजाते हुए उनका नाम पुकारे प्रोत्साहित कर रहे थे, तो वहीं सोफे पर बैठी अरुणी देवी, विशाखा और मायावती हंस रहे थे। ध्रुवंश और आरुष बहुत आगे आगे चल रहे थे, जिसे देखकर आव्या रुककर बैठ जाती है और रोने लगती है। ये देखकर ध्रुवंश और आरुष पीछे पलटकर उसे देखते हैं। आव्या को रोते देख पृथ्वीराज खुद उठकर उसके पास चले जाते हैं। पृथ्वीराज के पास पहुंचते ही आव्या चुप होकर तुरंत उनकी गोद में चली जाती है। ध्रुवंश और आरुष की पूरी मेहनत पर आव्या एक झटके में पानी फेर देती है, जिससे दोनों उसे घूरकर देखने लगते हैं। तो वहीं आव्या पृथ्वीराज की गोद में खिलखिलाए हंस रही थी, जैसे ध्रुवंश और आरुष को चिढ़ा रही हो। विशाखा हंसते हुए कहती हैं, हमारी आव्या पूरी नौटंकीबाज है, बिना रेस में दौड़े जीत गई। विशाखा के साथ अरुणी देवी और मायावती भी हंसने लगती हैं। पृथ्वीराज आव्या को नीचे उतार कर कहते हैं, तो हमारी प्रिंसेस रेस की विनर है। ये सुन ध्रुवंश और आरुष अपने सामने पड़े खिलौनों को फेंकने लगते हैं। ये करते हुए दोनों अपनी नाराजगी जता रहे थे, जो पृथ्वीराज अच्छे से समझ पा रहे थे। पृथ्वीराज तुरंत बात को बदलते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम आप तीनों को आपके फेवरेट टॉयज देंगे। पृथ्वीराज के ये कहते ही आव्या खिलौने फेंकने लगती है, जैसे नाराजगी से कह रही हो कि विनर तो मैं हूं, तो उन्हें क्यों देना। अब उसे कौन बताए कि वो जिस तरीके से जीती है उस पर पनिशमेंट दिया जाता है, ना कि प्राइज दिया जाता है। आव्या की नाराजगी को देख ध्रुवंश मुंह मोड़े अव्यान की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आव्या के सामने किसी की नहीं चलने वाली। पर आरुष तो अब लड़ने पर उतर आया था। वो भी खिलौनों को आव्या की ओर फेंकने लगा। दोनों के बीच अब जंग छिड़ चुकी थी। हालांकि सारे खिलौने लगने पर भी चोट पहुंचाने वाले नहीं थे, इसीलिए कोई उन्हें रोकता भी नहीं है। दोनों की लड़ाई को जैसे एंजॉय किया जा रहा था। ध्रुवंश अव्यान को इतना शांत देखकर उसके चेहरे को छूते हुए डिस्टर्ब करने लगता है। अव्यान ध्रुव के इतना कुछ करने पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता। वो तो बस चेस के मैदान में लगी जंग को देखने में बिजी था। उसके सामने क्या हो रहा है उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अव्यान को परेशान करते करते खुद ध्रुवंश ही थक जाता है और दूसरे खिलौनों से खेलने लगता है। काव्या इरिटेट होकर पूरे कमरे को साफ करते हुए खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। वो सारे खिलौनों को एक डिब्बे में रखते हुए बोलती है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 10 बार कमरे को समेट चुकी हूँ, लेकिन ये परी सब आते साथ ही खिलौनों को बिखेर कर रखती है, फिर ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। समेटते समेटते कमर में दर्द होने लगा। इतना बोलते हुए काव्या बॉक्स को बेड के नीचे रखे सीधे बेड पर पेट के बल लेट जाती है और अपनी कमर को धीरे धीरे सहलाने लगती है। कुछ देर तक तो वो खुद ही कमर को सहलाती रहती है, पर एकदम से उसकी कमर पर एक गर्म हाथ आ जाता है। छुअन पाते ही काव्या अपना हाथ हटा लेती है, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य के सिवाय कोई नहीं हो सकता। आदित्य काव्या के पास बैठे धीरे धीरे उसकी कमर को दबाने लगता है। दबाते दबाते आदित्य की नज़र काव्या की बैकलेस पीठ पर पड़ती है। उसके हाथ अब आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए काव्या की कमर से होते हुए पेट, फिर पीठ को सहलाने लगते हैं। आदित्य के ये करते ही काव्या सिहर उठती है। वो आंखें बंद किए हुए ही आदित्य की छुअन को महसूस करने लगती है। कुछ पल तो काव्या को आदित्य के हाथ ही महसूस हो रहे थे, पर अब आदित्य के होंठ काव्या के खुले बदन पर मूव करने लगे थे। काव्या कसकर तकिए को पकड़ लेती है। आदित्य काव्या की पीठ से होते हुए गर्दन पर किस करने लगता है, फिर झटके से उसे अपनी ओर पलटता है। काव्या ने जो अब तक आंखें बंद कर रखी थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के चेहरे को छूते हुए बहुत गौर से उसे देखने लगता है। काव्या भी बस एकटक आदित्य के चेहरे को देखती रहती है। अचानक ही आदित्य काव्या के होंठों को अपने कब्जे में लेकर किस करने लगता है। काव्या कसकर आदित्य को पकड़ लेती है।
आदित्य के सॉफ्ट किस में काव्या भी उसका पूरा साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। दोनों की आंखें इस वक्त बंद थीं और दोनों एक दूसरे को चूमते हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ आधे घंटे बाद आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर उसके चेहरे से होते हुए गर्दन पर किस करने लगता है। काव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आदित्य काव्या के ऊपर आकर उसे बस किस करते जा रहा था तो काव्या अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जो बार बार आदित्य की पीठ से होकर गर्दन पर चल रहे थे। कुछ देर बाद आदित्य काव्या को किस करना बंद करके उसे देखते हुए कहता है, रैबिट ने ज़्यादा परेशान कर दिया है वाइफी। काव्या आंखें खोले बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, आप रात में और परी सुबह में बस मुझे परेशान ही करते रहते हैं। आप दोनों का मुझे परेशान करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, पर आज रात मैं नहीं करूँगा क्योंकि। इतना बोलते ही आदित्य झटके से काव्या की साड़ी को निकाल देता है, फिर उठकर अपनी शर्ट को उतारकर काव्या के ऊपर आ जाता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के गाल पर किस करते हुए कहता है, सुबह तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, इसीलिए आज मैं रात का सारा काम अभी करूँगा। काव्या आदित्य की बात सुन कुछ बोलने को होती है कि आदित्य काव्या के होठों पर अपने होठों को रखकर चुप करवा देता है। कुछ पल में दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। दोनों के बीच अब कोई कपड़ा नहीं था। दोनों के जिस्म बस एक दूसरे को ढक रहे थे और उनके ऊपर एक सफ़ेद चादर थी जो दोनों को ढक रही थी। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है। नैना को टॉर्च की वजह से पीयूष का चेहरा नहीं दिख रहा था। जब से नैना वापस लौटी थी अंधेरे से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वैसे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगी थी, पर फिर भी उसके अंदर डर बसा हुआ था जो कभी कभी बाहर आता था। सौम्या पीयूष के चलते कदम को रोक लेती है और खुद नैना के पास जाकर बैठ जाती है। नैना उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब तक उसे सौम्या का चेहरा धुंधला दिख रहा था। सौम्या अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से कहती है, नैना देखो ये मैं हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। हम सब हैं यहाँ पर, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आवाज़ सुनकर नैना आगे बढ़कर सौम्या को झटके से गले लगाकर रोते हुए कहती है, भाभी वो आया था, वो यहाँ पर नहीं, वो यहाँ पर। बोलते हुए नैना इधर से उधर इशारे करती है। अकेले में नैना इस अंधेरे में अब तक उस इंसान को इमेजिन कर रही थी जो बस उसका डर था। अचानक कमरे की लाइट जलती है। पीयूष भी नैना के पास आकर उसे गले लगा लेता है। प्रेग्नेंट ना होने की खबर सुनकर नैना पूरी तरह से टूट चुकी थी। तब पीयूष की आंखों से आंसू बहने लगे थे। नैना खुद को मारने की कोशिश भी कर रही थी, जिस बात का डर आज पीयूष को फिर एक बार महसूस हुआ था। कमरा बंद होने से पीयूष के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। बीते महीने में पीयूष और सौम्या ने नैना को किस तरह संभाला था वो वही जानते थे। इधर रात का वक्त था। चांद की पड़ती रोशनी एक बहुत ही खूबसूरत से होटल के टेरेस पर प्रियंश और अनन्या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अनन्या टेरेस पर हुई सजावटों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इन बीते दिनों के साथ प्रियंश और अनन्या की दोस्ती काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी थी, पर अब ऐसा कुछ था जिससे अनन्या खुलकर तो बात नहीं करते थे। जहां अनन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं प्रियंश के चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन जैसा था। प्रियंश चारों ओर देखते हुए कहता है, क्या ज़रूरत थी माँ को ये सब करने की? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं। प्रियंश की बातें सुनते ही अनन्या की खुशी जैसे एक पल में ही चकनाचूर हो जाती है। थोड़ी देर पहले जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो पल भर में गायब सी हो गई। प्रियंश अनन्या को देखते हुए बोलता है, अनन्या कम से कम तुम तो मुझे कॉल करके बता सकती थी। बेकार में मैंने अपनी शूटिंग छोड़ दी बीच में। इतना बोलकर वो अपने फ़ोन को देखने लगता है। अनन्या कुछ बोलने को होती है कि तभी एक वेटर आकर केक टेबल पर रखता है। प्रियंश उठाकर केक को देखता है। अनन्या भी केक को देख ही रही थी। केक पर लिखे शब्दों को देख अनन्या प्रियंश को देखती है, जिसके भाव बहुत अजीब से हो चुके थे। केक पर बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ था, हैप्पी 6th मंथ एनिवर्सरी। वेटर जा ही रहा था तभी प्रियंश उसे अपने शब्दों से रोक लेता है। रुको। वेटर के आगे बढ़ते कदम रुककर पीछे मुड़कर वापस आते हैं। वेटर प्रियंश के सामने जाकर सिर झुकाए रिस्पेक्टली कहता है, एनी प्रॉब्लम सर? प्रियंश केक को देखते हुए कहता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। वेटर कंफ्यूज्ड होकर प्रियंश को देखता है। अनन्या भी प्रियंश को देख रही थी। वेटर को चुप खड़ा देख प्रियंश सख्ती से कहता है, मैंने कहा ना इसे यहाँ से लेकर जाओ, सुनाई नहीं देता? वेटर प्रियंश की सख्ती भरी आवाज़ सुन जल्दी से केक को उठाता है और चला जाता है। वेटर के जाते ही प्रियंश भी उठकर वहाँ से जाने लगता है। प्रियंश ने एक नज़र तक अनन्या को नहीं देखा, वो बस खुद चलता गया। प्रियंश को जाते देख अनन्या भी उसके पीछे चली जाती है। नीचे जाकर अनन्या देखती है तो प्रियंश कार को तेज़ रफ्तार में चलाए जा रहा था। अनन्या को ये देख दिल के एक कोने में तकलीफ सी होती है, लेकिन वो खुद को संभाले टैक्सी करके वहाँ से चली जाती है। राठौर विला में
विला में पहुंचते ही अनन्या सीधे कमरे की ओर बढ़ती है। कमरे में पहुंचकर वो देखती है तो प्रियंश कमरे में नहीं था। ये देखकर अनन्या के मन में अजीब सा डर महसूस होता है। वो प्रियंश को कॉल करने लगती है पर बदनसीबी से प्रियंश कॉल रिसीव नहीं करता। अनन्या परेशान सा अपने फ़ोन को देखती रहती है। वहीं होटल के एक कमरे में मिस्टर बॉस यानी कि दर्श सोफे पर बैठा ड्रिंक करते हुए सामने देखते हुए बोलता है, तुझे उस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो तू उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है? तुझे तो कोई भी मिल जाएगी। उसके सामने एक लड़का बैठा था। वो जहाँ बैठा था वो पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। दर्श उस ओर देख ड्रिंक का सिप लेता है, तभी सामने वाले की आवाज़ आती है, नशा। शराब से भी ज़्यादा नशा है उसमें, जो कई साल पहले उसी की तरह किसी पर हुआ था। उस बार मैं अपनी प्यास को नहीं बुझा पाया था, लेकिन इस बार प्यास बुझ नहीं पाई। मैं जितना उसे पी लूं प्यास बुझती ही नहीं। बस एक बेवकूफ़ी की वजह से वो मेरी कैद से निकल गई। दर्श बहुत ध्यान से सामने की ओर देखता है। उसके होंठ हिलते हुए कुछ कहने को होते हैं कि सामने वाला तुरंत उसे चुप कराते हुए कहता है, नो नो दर्श, मरे हुए लोगों का नाम नहीं लिया करते। उसके इतना बोलते ही दर्श हैरानी से कहता है, तुझे कैसे पता कि मैं तेरा नाम लेने वाला था? दर्श के सवाल पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। दर्श कुछ देर तक उसके बोलने का इंतज़ार करता है। बहुत देर बाद सामने वाले की आवाज़ आती है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलकर रहेगी, और इस बार उसे ऐसे कैद करूँगा कि उसे भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन तू बता, तेरा क्या हुआ? उसके सवाल से दर्श के होंठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बोतल से ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कहता है, प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। जिससे हम प्यार करें उसे किसी और की बाहों में देखना, इससे बड़ी तकलीफ़ कुछ नहीं होती। इस तकलीफ़ में ना दिल साथ देता है और ना दिमाग। इतना बोलते ही वो ड्रिंक करने लगता है। अंधेरे के इस अंधकार में जहाँ कोई सुकून से सो रहा था तो कोई अपनी प्लानिंग को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। अब जो भी होने वाला था उसके लिए अंधेरे का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। उसी अंधेरे को ख़त्म करने के मकसद से सवेरे का आगमन होता है। सूरज की हल्की धूप से सब और अंधेरे को ख़त्म कर नई सुबह होती है। काव्या ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर तैयार हो रही थी। आदित्य वॉशरूम में शावर ले रहा था तो वहीं अव्यान और आव्या फर्श पर थे। दोनों खिलौनों के साथ बिजी थे, लेकिन एक जगह पर ठहरने वाली तो थी नहीं। वो घुटनों के बल चलते हुए बेड के पास जाकर उसे पकड़ते हुए खड़ी होने लगती है। वहीं खड़े होकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करती है। अव्यान की नज़र अचानक ही आव्या पर पड़ती है। अव्यान गौर से आव्या को देखता है। पहले उसके हाथ को जो बेड को पकड़ नहीं पा रहे थे, फिर उसके पैर को जो कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने वाले थे। अव्यान आव्या से ज़्यादा दूर नहीं था। काव्या मुड़कर दोनों की ओर देखती है, तभी आव्या का हाथ बेड से फिसल जाता है, जिससे वो गिरने लगती है। काव्या डर से चिल्ला उठती है, परी। उधर आव्या गिरती उससे पहले ही आव्या आकर उसके पास बैठ जाता है, जिससे आव्या सीधे अव्यान के ऊपर गिर जाती है। अव्यान भी तो एक छोटा सा बच्चा ही था। आव्या के गिरने से वो संभल नहीं पाता और सीधे नीचे गिर जाता है। गिरने से अव्यान का सर फर्श पर जा लगता है, पर आव्या को कुछ नहीं होता। अव्यान अपने छोटे छोटे हाथों से आव्या को संभाल रखा था। काव्या दौड़ते हुए दोनों के पास पहुंचती है। काव्या घबराई हुई आव्या को अव्यान के ऊपर से हटाकर बैठाती है, फिर अव्यान को चेक करने लगती है। अव्यान के सिर के पीछे से हल्का खून आ रहा था। ये देखकर काव्या कांपने लगती है, पर अव्यान अब भी रो नहीं रहा था। वो बिल्कुल चुप था। आदित्य भी उसी वक्त हड़बड़ाते हुए पहुंचकर पूछता है, क्या हुआ वाइफी, तुम इतना जोर से क्यों चीखी? काव्या के डर से पसीने आ चुके थे, साथ में आंसू भी आ चुके थे। वो रोने जैसी हालत में कहती है, देखिए ना, अयान के सिर से खून बह रहा है, कहीं उसे कुछ होगा तो नहीं? आदित्य अव्यान के सिर को देखता है, जिस पर हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी खून बह रहा था। आव्या बहुत जोर से अव्यान के ऊपर गिरी थी, जिस वजह से अव्यान का सिर भी फर्श पर बहुत जोर से लगा था। आदित्य काव्या को इतना डरा हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, वाइफी संभालो खुद को, अयान को कुछ नहीं होगा, बस हल्की सी चोट लगी है। काव्या आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखकर जोर से कहती है, खून बह रहा है और आप कह रहे हैं कि हल्की सी चोट है? दिखाई नहीं दे रहा कितना खून बह रहा है? इतना बोलते हुए काव्या अव्यान की चोट को छूने की कोशिश करने लगती है। काव्या के ऐसा करते हुए ही हाथ कांप रहे थे। आदित्य जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर अव्यान के सिर पर दवाई लगाने लगता है। काव्या इतनी ज़्यादा परेशान थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कितनी बड़ी चोट हो। वहीं आव्या तो कभी आदित्य को देखती तो कभी काव्या को तो कभी अव्यान को। अव्यान अब भी आव्या को अच्छी तरीके से देख रहा था, जैसे आव्या की चोट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो।
थोड़ी देर बाद काव्या बिल्कुल चुप हो जाती है। वो अव्यान को बेड पर बिठाकर आव्या को भी बेड पर बिठाती है, फिर कबर्ड से एक दुपट्टा लेकर आव्या के पैर में बांध देती है। काव्या को ऐसा करते देख आदित्य तुरंत बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो वाइफी, तुम रैबिट को क्यों बांध रही हो? काव्या थोड़े गुस्से वाले भाव से कहती है, सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, हर वक्त बस इनकी शरारतें, शांति से तो कभी बैठ ही नहीं सकती। अब मैं भी देखती हूँ शरारतें कैसे करती हैं। काव्या बेड से सटाकर आव्या को बांध देती है। आव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। जब वो छुड़ा नहीं पाती तो रोने लगती है। काव्या उसके पास बैठकर उस पर गुस्से से चिल्लाती है, चुप, बिल्कुल चुप। अभी आपको पता है कि आपने क्या किया? अगर अयान को कुछ हो जाता तो आज तो मैं खोलूंगी ही नहीं, चाहे जितना भी रो। इतना बोलते ही काव्या उठ जाती है। काव्या की डांट सुनकर अब तो आव्या और जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य आव्या को देखकर कहता है, वाइफी छोटी बच्ची है, शरारत तो करेगी ही। काव्या आदित्य को गुस्से से घूरते हुए कहती है, आप बिल्कुल चुप रहिए, अगर खोलने की कोशिश भी की तो। काव्या आदित्य को बिल्कुल वार्निंग वाले लफ्ज़ों में कहती है। आदित्य लाचारी से आव्या को देखता है जो रो रही थी, फिर उसके पास बैठकर कहता है, इतनी शरारत क्यों करती हो तुम रैबिट, कि वाइफी को गुस्से से पनिशमेंट देना पड़ जाए। ये सुनकर आव्या कुछ पल चुप होती है, फिर जोर जोर से रोने लगती है। आदित्य भी बेचारा अब क्या करता। वैसे तो वो आव्या को ऐसे देख नहीं पाता तो अपना हाथ बढ़ाए खोलने की कोशिश करने ही वाला होता है कि काव्या अंदर आते हुए चिल्लाती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है। काव्या दंदनाते हुए आते हुए आदित्य को घूर कर कहती है, मना किया था ना मैंने कि आपको। आदित्य बहाने बनाता हुआ कहता है, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुमने कितना टाइट बांधा है। आदित्य तिरछी नज़र से काव्या को देखता है जो उसे ही बुरी तरह से घूर रही थी। ये देख आदित्य बेड से खड़ा होकर कहता है, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलते ही आदित्य चला जाता है। आव्या रोते हुए आखिरी वक्त तक आदित्य को देखती रहती है, क्योंकि आदित्य ही उसकी उम्मीद थी, पर वो भी चला गया। अब आव्या अपनी आंसू भरी आंखों से काव्या को देखती है। आव्या का इतना मासूम चेहरा था कि कोई भी उसे देख ले तो उसका दिल पिघल जाए। काव्या का भी दिल आव्या के मासूम चेहरे को देख पिघलने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ देर पहले की घटना याद आती है, वो तुरंत आव्या से मुंह फेर अयान के पास बैठकर उसे लिटाती है। आव्या रोते रोते थक जाती है तो वो चुपचाप लेट जाती है। आव्या को ऐसे देख आखिर में काव्या से रहा नहीं जाता और वो उसके पास जाकर उसे खोलकर अपने सीने से लगा लेती है। आव्या काव्या को पकड़ लेती है। आव्या को भी काव्या बेड पर लिटाकर उसे सूखे आंसुओं को गीले कपड़े से पोंछते हुए कहती है, ऐसी शरारत मत किया कीजिए परी। आपको पता है, आपको गिरते हुए देखकर मेरी जान निकल गई थी। अगर अयान नहीं होता तो आपको पता नहीं कितनी ज़्यादा चोट लगती। बोलते हुए काव्या की आंखों से आंसू भर जाते हैं। आव्या चुपचाप अपनी टिमटिमाती आंखों से काव्या को देख रही थी। अव्यान भी काव्या की डर से भरी आंखों को एकटक देख रहा था। काव्या दोनों के माथे को चूमकर कहती है, आप दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो पता नहीं मैं कैसे जीऊंगी। इतना बोलते ही काव्या के आंसू गालों से होते हुए नीचे गिर जाते हैं। अव्यान और आव्या दोनों ही काव्या के चेहरे को छूते हैं। काव्या इस वक्त झुकी हुई थी जिससे आराम से उन दोनों के छोटे छोटे हाथ पहुंच रहे थे। उसी वक्त आदित्य आता है और लेटकर काव्या के बहते आंसुओं को पोंछ लेता है।